हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है एग्रीकल्चरल इनकम। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये चैप्टर, आज इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात, इम्पोर्टेंट थिंग, एग्रीकल्चरल इनकम का जब भी आप नाम सुनोगे तो माइंड में तुरंत एक चीज़ हिट करनी चाहिए कि जो एग्रीकल्चरल इनकम होती है वो एग्जम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1 के तहत। एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जम्प्ट होती है इनकम टैक्स, मतलब उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता, मतलब वो टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं की जाती। एसएससी की जो टोटल इनकम होती है उसमें वो इंक्लूड ही नहीं की जाती। तो मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो एग्जम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1 के तहत। इसका मतलब ये हुआ कि एसएससी की टोटल इनकम के अंदर उसको शामिल नहीं किया जाता। एग्रीकल्चर इनकम की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर नहीं है कि वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सके, क्योंकि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, भारत के संविधान से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नो पावर टू लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर नहीं है इनकम टैक्स लगाने की एग्रीकल्चर इनकम पे। बट हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टू लेवी टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। बट अभी तक कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगाया। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, 1973 से एक इनडायरेक्ट वे, एक इनडायरेक्ट मेथड यूज करती आ रही है टैक्स लगाने का एग्रीकल्चरल इनकम पे। मतलब देखो, डायरेक्टली तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होती एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने की, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इनडायरेक्ट वे से, एक इनडायरेक्ट मेथड से वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने की कोशिश करती है। कोशिश क्या, वो लगाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो इनडायरेक्ट मेथड यूज किया जाता है, ये जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है उस पर एक हाइयर स्लैब ऑफ इनकम टैक्स लगाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस मेथड को यूज करती है, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन। पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम विद नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब टू अप्लाई हायर रेट ऑफ टैक्स, मतलब हायर रेट ऑफ टैक्स जो स्लैब है उसको अप्लाई कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लाई इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। मतलब जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है उस पर एक हायर रेट ऑफ टैक्स स्लैब अप्लाई कराने के लिए इस इनडायरेक्ट मेथड को यूज किया जाता है। तो मैंने आप ये अभी तक आपको बताया है कि एग्रीकल्चर इनकम सबसे पहले तो एग्जम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10 क्लोज 1 के तहत, मतलब एसएससी की टोटल इनकम में उसको शामिल नहीं किया जाता। फिर मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं कि वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाए, क्योंकि ये पावर जो आती है ये आती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें जो लिस्ट होती है उसके तहत। हाँ, बट स्टेट गवर्नमेंट को पावर है टैक्स लगाने की, बट अभी तक कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक इनडायरेक्ट मेथड यूज करती है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशंस। पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम, मतलब एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ऐड किया जाता है। वो आगे मैं बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। अब देखो, ये इनडायरेक्ट मेथड गवर्नमेंट क्यों यूज करती है। गवर्नमेंट की जो इंटेंशन है इस इनडायरेक्ट मेथड को यूज करने की, वो इसलिए है ताकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है उस पर एक हायर रेट ऑफ टैक्स स्लैब को अप्लाई कराने के लिए। मतलब मान लो किसी बंदे की, किसी एसएससी की जो इनकम है वो है 4,90,000, ये नॉर्मल इनकम है उसकी। और मान लो उसकी एग्रीकल्चर इनकम आती है 15,000। तो अगर सिर्फ इसी इनकम को कंसिडर किया जाए तो वो देखो 2.5 से 5% के स्लैब में फॉल कर रहा है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ये 5 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। 5 लाख से ज़्यादा हो जाएगा तो मतलब ये 20% के स्लैब में फॉल कर जाएगा। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस मेथड को लाई। अब मैंने आपको बताया कि पार्शियल इंटीग्रेशन होता है एग्रीकल्चर इनकम का नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ। और ये जो पार्शियल इंटीग्रेशन है ये अप्लीकेबल है
इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये तभी अप्लीकेबल होगा अगर जो नेट एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 से ज़्यादा है। दूसरी बात, नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखो, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो नॉर्मल केस में 2.5 लाख है, आप सभी को पता है। अगर सीनियर सिटीजन है, मतलब फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मान लो अगर आप 21-22 का मतलब 21-22 असेसमेंट ईयर का लिए आप 20-21 की इनकम देखोगे, तो अगर कोई पर्सन 60 ईयर क्रॉस कर जाता है प्रीवियस ईयर के दौरान, तो वो क्या बन जाएगा, सीनियर सिटीजन। तो नॉर्मल केस है 2.5 लाख है। सीनियर सिटीजन यानी जिसकी एज 60 साल से ज़्यादा है बट 80 से कम है, तो वो आ जाएगा सीनियर सिटीजन में। और अगर किसी की एज जो है वो 80 या उससे ज़्यादा होती है, वो 5 लाख, उसके लिए 5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट होती है। मतलब 2.5, 3, 5 तक कोई टैक्स नहीं होता, ये एक एग्जम्पशन लिमिट होती है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इनकम के मीनिंग की, कि एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या होता है। ये तो आपने देख लिया कि एग्रीकल्चर इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर नहीं है टैक्स लगाने की, बट स्टेट गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगा सकती है। बट अभी तक कोई स्टेट गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगाया नहीं है। मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करती है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का। बट अल्टीमेटली टैक्स एग्रीकल्चर इनकम पे नहीं लगाया जाता। वो टैक्स जो लगाया जाता है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम पर हायर स्लैब अप्लाई करवाने के लिए लगाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पार्शली इंटीग्रेशंस। और ये पार्शली इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये तभी अप्लीकेबल होगा अगर नेट एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 से ज़्यादा होती है, और जो नॉन एग्री इनकम है वो अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस करती है, तभी ये पार्शियल इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या होता है। सेक्शन 2 क्लोज 1A के तहत बताया कि एग्री इनकम क्या कौन कौन सी होती है, क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं रेंट और रिवेन्यू। कोई भी रेंट या रिवेन्यू, भले वो कैश में हो या काइंड में हो, फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, जो लैंड इंडिया के अंदर सिचुएटेड है और एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कोई भी रेंट या रिवेन्यू, भले वो कैश में हो काइंड में हो, फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़। मतलब कोई भी रेंट रिवेन्यू आती है कैश या काइंड में, जो एग्रीकल्चर लैंड से आती है, और वो लैंड जो है वो इंडिया में है, और उस लैंड को यूज किया जा रहा है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, तो जो भी रेंट रिवेन्यू आएगी उसको बोला जाएगा कि ये एग्रीकल्चर इनकम है। अब हम बात करते हैं कैश काइंड की। मान लो एक लैंडलॉर्ड है, यहाँ पे टेनेंट है। इस टेनेंट ने इससे ज़मीन जो है ये रेंट पे ली, तो पहला केस तो ये बन सकता है कि लैंडलॉर्ड इनको बोलता है कि आप जितना भी वीट ग्रोन करोगे, जितनी भी खेती करोगे, जितना भी अनाज उगाओगे, उसका 1/3 मुझे दे देना। तो एक तरह से उसने रेंट जो है, रेंट काइंड में ले लिया। दूसरा, हम बात करता हूँ रेवेन्यू की। अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट को ये बोलता है कि आप इस पे खेती करो और जितना भी प्रॉफिट आए उसका 55% मुझे दे देना, तो ये हो गया रिवेन्यू इन काइंड। और कैश तो आपको पता ही है। उसके बाद अगर कोई इनकम होती है एग्रीकल्चर से, कॉमन सी बात है, उसको बोलेंगे एग्रीकल्चर इनकम। अगर कोई इनकम होती है बिल्डिंग से, ऐसी बिल्डिंग जो अटैच है लैंड से, ज़मीन से, और वो ज़मीन जो है वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज की जाती है, तो उस बिल्डिंग से भी जो इनकम आएगी वो भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर पर्पज़ का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है। एग्रीकल्चरल पर्पज़, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है। देखो, अगर हम बात करें बेसिक ऑपरेशंस और सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस, एग्रीकल्चर पर्पस तभी माना जाएगा जब उसमें बेसिक ऑपरेशंस होता है और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन होता है। बेसिक ऑपरेशन का मतलब होता है जिसमें ह्यूमन स्किल्स, आदमी काम करते हैं, लेबर अपॉन द लैंड, जमीन के ऊपर काम किया जाता है ह्यूमन द्वारा। मतलब टेलिंग ऑफ लैंड, शोविंग ऑफ सीड्स, प्लांटिंग, इरिगेशन एक्सेट्रा। मतलब जमीन को एक तरह से जोतना, उसमें बीज बोना, पौधे लगाना, इरिगेशन, उसमें पानी देना, ये सब बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। मतलब जिनको हम एग्रीकल्चर ऑपरेशन मानते हैं, बेसिक ऑपरेशंस। अभी इसमें आपको ध्यान ये देना है, इम्पोर्टेंट नोट,
अगर कोई स्पॉन्टेनियस ग्रोथ होता है फ्रॉम लैंड इटसेल्फ, कई बार आप देखते हो कि जैसे अगर मैं सिंपली में बात करूँ, अगर कोई सरसों के खेत में आप देखते हो तो साइड में कुछ पौधे से उग जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं जो अननेसेसरी ग्रोथ होता है वो लैंड पे वो अपने आप उग जाता है। लेकिन इसको हम नोट एग्रीकल्चर ऑपरेशंस कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट नहीं की गई है ह्यूमन द्वारा, ये अननेसेसरी अपने आप उगा है खेत के अंदर। सब्सिक्वेंट ऑपरेशन का मतलब होता है जो खेती, मतलब आपने फसल उगाई, फसल उगाने के बाद जो एक्टिविटी होती है उसको हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। मतलब फसल को की ग्रोथ और उसको प्रिजर्व रखने के लिए, मतलब जो भी प्रोड्यूस किया, जो भी आप उत्पाद बनाया है आपने खेती से, उसकी ग्रोथ के लिए, उसको एक तरह से प्रिजर्व करने के लिए जो अभी आप एक्टिविटी करते हैं उसको सब्सिक्वेंट ऑपरेशन बोलते हैं। यानी या फिर कोई भी प्रोड्यूस जो आपने उत्पाद जो उगाया है उसको अगर आप मार्केट मार्केट में सेलेबल बनाने के लिए भी कोई एक्टिविटी करते हो तो वो भी सब्सिक्वेंट एक्टिविटी में आता है, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन में आता है। डिगिंग ऑफ सॉइल अराउंड द ग्रोथ, जो भी आप खेती करते हैं साइड में जो गड्ढे खोदे जाते हैं, वीडिंग, हार्वेस्टिंग्स, उसकी छटनी करना, कटाई करना, तो ये सब क्या होता है, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन होता है। तो एग्रीकल्चर पर्पज, एग्रीकल्चर ऑपरेशन जो है उसमें बेसिक ऑपरेशन होता है और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन होता है। इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखना है, अगर खाली बेसिक ऑपरेशन हो रहा है तो मतलब उसको माना जाएगा कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी की गई है। अगर खाली सब्सिक्वेंट ऑपरेशन होता है तो उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं माना जाता। लेकिन हाँ, अगर बेसिक और सब्सिक्वेंट दोनों ऑपरेशन हो रहे हैं तो उसको माना जाएगा कि हाँ, यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पार्टली एग्रीकल्चर इनकम और पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम। कुछ इनकम ऐसी होती है जिनमें दोनों ही एक्टिविटी होती है, मतलब जिसके अंदर एक कंबाइन एक्टिविटी की जाती है। मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी, कंबाइन एक्टिविटी जिसके अंदर एग्रीकल्चर भी इनकम होती है और नॉन एग्री इनकम भी होती है, वो कौन कौन से होते हैं हम बात करते हैं। तो कोई भी एक्टिविटी जो कंबाइन होगी उससे कंबाइन इनकम आएगी। कोई भी एक्टिविटी जो कंबाइन होगी, जो इंटीग्रेट होगी, उससे जो इनकम आएगी वो भी क्या कंबाइन ही आएगी, मतलब इकट्ठी इनकम आएगी। तो मान लो अगर किसी का रबर का बिजनेस है, तो पहले रबर रबर को ग्रो किया जाएगा, तो उसका सीग्रीगेशन किया जाएगा, उसका एक तरह से पार्टीशन किया जाएगा, उसका एक तरह डिवीजन किया जाएगा कि जो भी इंटीग्रेटेड एक्टिविटी से जो इनकम आएगी, कंबाइन इनकम आएगी, उस इनकम में हमें ये देखना होगा कि इसमें एग्री इनकम कितनी है, इसमें नॉन एग्रो इनकम कितनी है। तो उसके लिए बनाए गए रूल, उसके लिए क्या बनाए गए रूल, सबसे पहले रूल 7A क्या बोलता है कि अगर कोई इनकम कमाता है सेल ऑफ रबर, रबर जो उसने इंडिया के अंदर ग्रो किया, उस रबर को सेल करने से इनकम आई, मान लो 100 रुपये कमाए रबर को बेचने से, पहले रबर उसने ग्रो किया होगा, उगाया होगा, उससे फिर उसको सेल किया होगा, सेल करने से इनकम आई। तो अगर मान लो 100 रुपये की इनकम है, तो इस 100 रुपये की इनकम में जो 65 रुपये हैं वो मानी जाएगी एग्री इनकम, और जो 35 रुपये हैं वो मानी जाएगी नॉन एग्री इनकम। यानी 65% ऑफ टोटल इनकम जितनी अर्न की जाएगी उसका 65% पोर्शन हो जाएगा एग्री इनकम, और 35% पोर्शन हो जाएगा नॉन एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रो इनकम। अगर बात करें कॉफ़ी की, अगर कोई कॉफ़ी को सेल करने से इनकम करती है, यानी कॉफ़ी को ग्रो किया, उगाया, उसको क्योर किया, साफ किया, उसको सेल करने से इनकम आई, तो 75% जो टोटल इनकम आएगी उसका 75% जो है वो एग्री इनकम मानी जाएगी, और 25% जो हो जाएगी वो नॉन एग्रो इनकम मानी जाएगी। लेकिन कॉफ़ी को उगाया, उसको साफ किया, उसके साथ साथ उसमें कुछ रोस्टिंग की, उसको ग्राउंड किया, मतलब उसमें एक फ्लेवरिंग की, एक अच्छा बनाया और बढ़िया बनाया, मार्केट में बेचा, उससे इनकम आई, तो वो इनकम में हो जाएगा 60 और 40 का रेशियो। मतलब जो इनकम आएगी उसमें 60% जो होगी वो एग्री इनकम होगी और 40% जो नॉन एग्रो इनकम होगी। रूल 8 क्या बोलता है, टी, अगर किसी का टी का बिजनेस है, मतलब टी ग्रो किया, मैन्युफैक्चर किया इंडिया के अंदर, और टी को सेल करने से जो इनकम आती है उसमें क्या बोला गया है, जो टोटल इनकम आएगी उसका 60% पोर्शन हम मान लेंगे ये एग्री इनकम है, और 40% जो है वो नॉन एग्रो इनकम है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। क्योंकि इनमें जो एक्टिविटी की जाती है वो दोनों एक्टिविटी होती है,
एग्री एक्टिविटी भी होती है और नॉन एग्री एक्टिविटी भी होती है। और दूसरी बात, अगर कोई ऐसी इनकम होती जिसमें कंबाइन एक्टिविटी होती, कई बार ऐसा होता है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को जब हम एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं तो उसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मार्केट वैल्यू होता है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो मार्केटेबल वैल्यू होता है, वो मार्केट वैल्यू को क्या मानेंगे हम, एग्रो बिजनेस की इनकम मान लेते हैं। और नॉन एग्रो बिजनेस का एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। मान लो अगर आप कोई शुगर कैन का बिजनेस है आपका, उसको उगाया और आप बेच रहे हैं, लेकिन अगर शुगर कैन को कोई एज ए रॉ मटेरियल यूज करता है, शुगर कैन को अगर कोई एज ए रॉ मटेरियल यूज करता है, तो जो वो रॉ मटेरियल की तरह यूज करेगा, वो एग्री इनकम निकालते वक्त ध्यान रखना है कि जो रॉ मटेरियल यूज किया जाएगा शुगर कैन का, वो माना जाएगा एग्री बिजनेस की इनकम। लेकिन शुगर कैन की जो मार्केटर वैल्यू